असम में चुनाव कौन जीता? बीजेपी। और आज हम असम की पॉलिटिक्स से आगे उन घने और हरे भरे पहाड़ों की तरफ देखेंगे। वहाँ हवा में एक बहुत पुरानी गहरी शांति महसूस होगी। ये शांति कोई आज की नहीं, ये उन कार्बी लोगों की सादगी है जो सदियों से इन जंगलों नदियों के साथ घुल मिलकर रह रहे हैं। इनका इतिहास एक शांत नदी की तरह है जो बाहर से एकदम चुपचाप और ठहरी हुई दिखती है, पर अपने अंदर मीलों लंबा सफर समेटे हुए है। सोच कर देखिए, ये वो लोग हैं जो सेंट्रल एशिया से सैकड़ों साल पहले चले थे, तिब्बत और म्यांमार के थ्रू आए, सिर्फ अपनी पुरानी लोक कथाओं के सहारे, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इन हरे भरे पहाड़ों तक पहुंचे। रास्ते में बहुत सारे दौर आए, कभी अहोम और जयंतिया राजाओं का राज देखा तो कभी अंग्रेजों के कड़े नियम झेले, लेकिन इन सब के बीच कार्बी लोगों ने अपनी असली पहचान, अपने खानदान, कुर के सिस्टम, अपने भगवान, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की उसकी सादगी को कभी मरने नहीं दिया। तो चलिए आज बिना किसी शोर शराबे के एकदम सुकून से बैठते हैं और असम की इन शांत वादियों में बसी इस सबसे पुरानी ट्राइब और उस खूबसूरत इतिहास और कल्चर के पन्नों को बाहर निकाल कर समझते हैं। वेलकम टू इन अ कॉल। कार्बी लोगों की हिस्ट्री कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये एक बहुत लंबे सफर और नए माहौल में खुद को सेट करने की या अडेप्ट करने की लंबी और गजब कहानी है। और पता है मेन बात क्या है? इसकी पूरी हिस्ट्री किसी पुरानी किताब या कागजों में लिखकर नहीं रखी गई, बल्कि ये सालों साल किस्से, कहानियों और लोक गीतों के थ्रू ही जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हुई है। अगर इनकी भाषा और रेस का हिसाब देखें तो ये लोग मंगोलॉइड ग्रुप की तिब्बतो बर्मन भाषा फैमिली से आते हैं, और उसमें भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो इनका सीधा कनेक्शन कुकी-चिन सब ग्रुप से है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो रिसर्च में बातें निकल कर आती हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनका शायद सीधा कनेक्शन कुकी और चिन सब ग्रुप से है। अगर पढ़े लिखे स्कॉलर्स की माने तो इनकी अपनी पुरानी लोक कथाओं, खासकर मोसेरा, जिसका मतलब ही है यादों को ताज़ा करना, को सुने तो पता चलता है कि कार्बी लोग शुरुआत में सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। आज जहां वेस्टर्न चाइना है, वहां की यांग तिसी कियांग और हांग हो नदियों के आसपास ही इनका असली ठिकाना था। यहीं से नीचे साउथ की तरफ आते हुए ये लोग शायद ब्रह्मपुत्र, चिंदविन और इरावदी नदियों के किनारे ही चले थे। इनकी मोसेरा कहानियों में माइग्रेशन के पूरे दर्द और स्ट्रगल की फील है कि कैसे ये लोग धरती की नाभि या लोंगले एक्टे से निकले और तिब्बत और म्यांमार का लंबा रास्ता नापते हुए फाइनली नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों तक पहुंच पाए। हिस्ट्री के जो सबूत मिले हैं उनके हिसाब से कार्बी लोगों ने असम में एंट्री नॉर्दर्न मणिपुर और साउथ वेस्ट नागालैंड के रास्ते मारी थी। J.H. ह्यूटन और H. बरिया जैसे हिस्टोरियंस का भी यही कहना था कि बर्मा से मणिपुर की पहाड़ियों के रास्ते आने वाली ट्राइब्स के लिए साउथ नागालैंड वाला रूट एकदम मेन जरिया था। शुरुआती दिनों में इन लोगों ने एकदम मैदानी इलाकों में अपना जलवा बिखेरा, खासकर कलांग और कोपिल नदियों के किनारे। ये लोग खूब फले फूले। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज जिस जगह काजीरंगा नेशनल पार्क है, वह पूरा का पूरा इलाका कार्बी ट्रेडिशनल जमीन हुआ करती थी। और इस बात का क्या सबूत है कि आज भी वहाँ वेस्ट कार्बी एंगलोंग के पूरे इलाके में इनके बड़े बड़े पत्थर स्ट्रक्चर्स, मोनोलिथ एंड मेगालिथ्स गड़े हुए हैं, जो बिना कुछ भूले ही इस पुरानी बस्ती और इतिहास की गवाही देते हैं। कार्बी लोगों का जो पूरा इलाका और सेटअप है, उसमें अहोम, जयंतिया और कचारी राजाओं के साथ साथ इनके उठने बैठने का भी बहुत बड़ा रोल है। बात कुछ ऐसी है कि 17वीं सदी में इनकी बहुत बड़ी जनसंख्या जयंतिया राजाओं के इलाके में रहती थी, पर वहाँ इन बेचारों को बहुत परेशान किया जाता था। हरासमेंट और टॉर्चर था। इस झिकझिक से तंग आकर ये लोग ऊपर नॉर्थ में अहोम राजाओं के इलाके की तरफ खिसक कर आए। वहाँ जाकर इन्होंने रहा नाम की जगह पर अहोम कमांडर बोरफुकान से प्रोटेक्शन मांगी। ये अहोम लोगों की पुरानी ऐतिहासिक किताबों, बुरंजी जिसे कहते हैं, में बकायदा लिखा हुआ है। यहाँ से पहली बार कार्बी लोगों की पॉलिटिक्स का लिखा कोई सबूत इन्हीं किताबों से मिलता है। पर असली तबाही तो 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी के शुरुआत में मची, जब बर्मा वालों ने असम पर हमला कर दिया। उन्होंने इतना गंदा खून खराबा और अत्याचार किया कि कार्बी लोगों को अपनी पुरानी मैदानी और निचली जमीनें छोड़नी पड़ी और घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की ओर जाना पड़ा। बस यही वो टाइम था जब से इन पर हमेशा के लिए पहाड़ी लोगों या हिल पीपल का ठप्पा लग गया। और आज की डेट में भी इनकी जो पहचान या पॉलिटिक्स या सोसाइटी का जो सीन है, वो इसी बात से जुड़ा हुआ है। मिकिर वाले ठप्पे से निकलकर वापस अपना असली नाम कार्बी रखना इनके लिए अपनी पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा मामला था। बात यह है कि अंग्रेज अफसर और अहम राजाओं की पुरानी किताबें तो इनको मिकिर बुलाती थी, पर ये लोग हमेशा खुद को अर्लिंग, जिसका मतलब होता है इंसान, या कार्बी ही बुलाते थे। अब ये नाम कैसे पड़े, इसके पीछे भी लोगों के एकदम अलग अलग कारण है या इसकी कहानियां चलती हैं। एक पुरानी कहानी ये है कि जब
कार्बी लोगों के परदादा के भी परदादा या परनाना के भी परनाना पहली बार असम आए थे तो वो अपनी एक खोई हुई बिल्ली, जिसे मैंकिरी बोलते हैं, को ढूंढ रहे थे। वहाँ के लोकल लोगों ने पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? तो इन्होंने अपनी ही धुन में बोला, मैंकिरी, मतलब हम बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। लोकल्स ने इसे गलत समझ लिया और धीरे धीरे ये शब्द बिगड़कर मिकिर बन गया। दूसरी ये है कि एक बार लोकल किस्सा चलता है कि इनके किसी पूर्वज ने एक बार घर में आग जलाई, मी आकार बी, और बाहर निकल गया। उसकी बीवी ने उसे पीछे से आग को लेकर जो वार्निंग दी थी, वही शब्द जनरेशन दर जनरेशन घिसते घिसते शॉर्टकट होते कार्बी बन गया। तीसरा ये कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि थेकार की भी आसो से निकला है। ये जो वर्ड है इनके भगवान हेम्फू की दावत में तब यूज होता है जब किसी छुपी हुई राक्षसी को खाना ऑफर किया जाता है। अगर इनकी सोसाइटी का ढांचा समझोगे तो ये पूरी तरह पैट्रिलिनियल डिसेंडेंट पर चलता है। इनके यहाँ खानदान या गोत्र एक बहुत बड़ी और अच्छा सिस्टम है जिसे लोग कुर बोलते हैं। यहाँ शादी ब्याह पूजा पाठ आपस के रिश्ते इसी कुर के हिसाब से तय होते हैं। इसी सिस्टम की वजह से चाहे लोग जहाँ भी रहें या अलग अलग जगहों पर रहें, कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपस में एकदम सॉलिड तरह से कनेक्टेड रहते हैं। पूरी की पूरी कार्बी कम्युनिटी मेनली 5 बड़े क्लैंस में बटी हुई है। सोसाइटी में सब बराबर है, कोई ऊंच नीच का सीन नहीं है, पर अपने अपने ट्रेडिशनल काम में सबका रोल फिक्स है। फिर इन 5 बड़े क्लैंस के अंदर भी कई सारे सब क्लैंस हैं जिन्हें कुर्सो कहते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी पहचान कितनी डीप और डिटेल में बटी हुई है। कुछ रूल्स ऐसे भी रहते हैं जैसे अपने ही गोत्र में शादी करना एकदम मना है। अगर कोई अपने ही खानदान में शादी कर ले तो उसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है, बिल्कुल सगे भाई बहन जैसा। पुराने टाइम में तो ऐसा करने पर समाज उन्हें बेदखल या बॉयकॉट कर देता था या बहुत भारी फाइन ठोक देता था। सरनेम में बच्चे हमेशा अपने पिता का ही सरनेम लगाते हैं। लड़कियों के मामले में भी शादी के बाद भी लड़कियां अपने बाप का ही सरनेम लगाती हैं। बस फ़र्क इतना है कि वे अपने गोत्र के या अपने क्लैन के नाम के आगे फीमेल वर्ड पी जोड़ देती हैं। इनके यहाँ ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम होता है, यानी शादी के बाद लोग अपना अलग घर बसा लेते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जॉइंट फैमिली भी देखने को मिलती है, लेकिन वो कम है। वैसे तो समाज में घर का मुखिया पिता को माना जाता है, लेकिन यहाँ महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर के पैसों से लेकर जुड़े हुए फैसलों से लेकर पूजा पाठ तक हर काम में महिलाओं की अच्छी भागीदारी रहती है। पुराने समय की एक बहुत दिलचस्प और दुखद बात भी है। पहले कार्बी महिलाओं के चेहरे पर माथे से लेकर ठुड्डी तक एक सीधी लाइन का टैटू बनाया जाता था, जिसे डुक कहा जाता था। ये कोई फैशन नहीं था। जब बर्मा यानी आज का म्यांमार के हमलावर इन इलाकों में आते थे तो वे लड़कियां उठाकर ले जाते थे। उनसे बचने के लिए ये टैटू बनाया जाता था ताकि लड़कियां कम आकर्षक दिखें और हमलावर उन्हें छोड़ दें। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान बचाने का एक तरीका था। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पे कहा जा रहा है। इनका अपना पारंपरिक और स्थानीय धर्म होंघारी कहलाता है। इस धर्म में प्रकृति पूर्वजों और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। इनकी मान्यता के अनुसार इस दुनिया की रचना भगवान हेम्फू और मुक्रांग ने मिलकर की थी। इनके धार्मिक विश्वास और पूजा पाठ में इन देवी देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कार्बी समाज में पुनर्जन्म पर गहरा विश्वास किया जाता है। जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो अक्सर ये माना जाता है कि परिवार का कोई पूर्वज ही दोबारा जन्म लेकर आया है। बच्चे के जन्म के लगभग 1 महीने बाद शुद्धिकरण का समारोह किया जाता है, जिसे बिर किलोट या ख्लांक्लो आथिकर कहा जाता है। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो। इसमें गाँव का पुजारी, जिसे कुरुसर कहा जाता है, पूजा पाठ कराता है। बच्चे का नाम अक्सर किसी पूर्वज के नाम पर रखा जाता है और प्रसाद के रूप में चावल से बनी स्थानीय शराब तथा मांस चढ़ाया जाता है। शादी ब्याह के अपने अलग नियम है। अपने ही गोत्र खानदान में विवाह करना पूरी तरह वर्जित माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ दहेज या ब्राइड प्राइज जैसी प्रथा नहीं है, जिससे समाज में बराबरी का भाव देखने को मिलता है। इनके यहाँ मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना जाता। कार्बी समाज का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा सिर्फ एक दुनिया से दूसरी दुनिया यानी चोम आरोंग मृत लोगों की दुनिया में चली जाती है। आत्मा को सही मार्ग और शांति मिले, इसके लिए कई महत्वपूर्ण रीति रिवाज निभाए जाते हैं। सबसे पहले मृत व्यक्ति के शरीर को स्नान कराया जाता है, जिसे लैंग के पांगलू कहा जाता है। इसके बाद अंतिम बार भोजन अर्पित किया जाता है, जिसे रोंग के पादो कहते हैं। फिर परिवार के पारंपरिक शमशान स्थल थीरी में अंतिम संस्कार किया जाता है। कार्बी समाज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार समारोह चोमंकन कहलाता है। ये सामान्य शोक सभा नहीं बल्कि एक बड़ा पारंपरिक उत्सव जैसा आयोजन होता है, जो मृत्यु के कुछ समय बाद किया जाता है ताकि आत्मा को स्थायी शांति मिल सके। ये समारोह 4 दिन और 4 रात तक चलता है। इसमें पारंपरिक गायक केचारे की आत्मा से जुड़े गीत गाए जाते हैं, लोक नृत्य किए जाते हैं। जाम्बिली आथोन नामक पवित्र प्रतीक के माध्यम से परिवार और समुदाय की एकता को दर्शाया जाता है।
रोंगकर फेस्टिवल कार्बी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना ताकि गांव को बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं से या बाढ़ या भूकंप जैसे चीजों से सुरक्षित रखा जा सके। इस उत्सव में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। गांव का पुजारी 12 देवी देवताओं की पूजा करता है, जिनमें उनके प्रमुख देवता हेमफू और मुकरांग भी शामिल होते हैं। इस दौरान गाँव में कड़े नियम लागू रहते हैं। खेती बाड़ी का काम रोक दिया जाता है। गाँव के लोग बाहर नहीं जाते और बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक होती है। ये समय पूरी तरह धार्मिक और सामुदायिक अनुशासन के लिए माना जाता है। 1826 के बाद जब अंग्रेज इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने कार्बी लोगों की पारंपरिक आजादी और जीवन शैली पर कई प्रतिबंध लगा दिए। जमीन और स्थानीय चीजों पर भारी कर लगाए, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। फूलागुड़ी धावा असम में अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती और महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से एक माना जाता है। अंग्रेजों ने निजी अफीम की खेती पर रोक लगा दी और पान सुपारी जैसी चीजों पर भी टैक्स लगा दिया, जिससे स्थानीय लोग नाराज हो गए। अक्टूबर 1861 में हजारों कार्बी और तिवा लोग फूलागुड़ी नामक स्थान पर इकट्ठा हुए। जब एक अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट सिंगर ने भीड़ को जबरन हटाने की कोशिश की तो स्थिति हिंसक हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने कठोर कार्रवाई की। कई लोगों को फांसी चढ़ा दी गई और कईयों को निर्वासित कर दिया गया। इसके बावजूद ये घटना आज भी कार्बी समाज के लिए साहस और संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। कार्बी समाज का इतिहास ऐसे वीर लोगों की कहानियों से भरा हुआ है जिन्होंने बाहरी ताकतों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। थोंग नोग्बे जैंतिया राजाओं की सेना में एक महत्वपूर्ण कमांडर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जैंतिया अधिकारी कार्बी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। रोंगफेरी रोंगबे को कार्बी समाज की बहादुर महिला योद्धा माना जाता है। कहा जाता है कि कचारी राजा के सैनिकों ने उनका अपमान करने की कोशिश की, जिसके जवाब में उन्होंने साहस दिखाते हुए उन सैनिकों का सामना किया और उन्हें मार गिराया। वायसोंग एक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने खासी समुदाय के लगातार हमलों का मुकाबला किया और कार्बी लोगों के लिए एक स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैमसन सिंह इंगती को कार्बी राष्ट्र का जनक माना जाता है। वे एक शिक्षित और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में बिखरे हुए कार्बी समाज को एकजुट किया और आधुनिक राजनीतिक सोच की नींव रखी। आज इंसर्जेंसी के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना चुकी है। आज के समय में कार्बी एंग्लोंग का सबसे बड़ा मुद्दा जमीन और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय जनजाति और बाहर से आकर बसे लोगों के बीच जमीन को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। पीजीआर प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व और वीजीआर विलेज ग्रेजिंग रिजर्व ऐसी जमीनें हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से पशुओं को चरने के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन पिछले कई वर्षों में बाहरी लोगों द्वारा इन जमीनों पर कब्जा किए जाने के आरोप लगे। 2025 और 2026 में उस मुद्दे को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए। कार्बी युवाओं ने अवैध कब्जों को हटाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल भी की। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पश्चिम कार्बी एंग्लोंग में हिंसा, आगजनी और जानमाल का नुकसान हुआ। बाद में सरकार को न्यायिक जांच बैठानी पड़ी। मार्च 2025 में एक बड़ा विवाद सामने आया जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका कहना था कि लगभग 18,000 बीघा जमीन अधिग्रहित होने से 23 गाँवों को करीब 20,000 लोग प्रभावित और विस्थापित हो सकते हैं। लोगों का मानना था कि ये उनके संवैधानिक और पारंपरिक अधिकारों के खिलाफ है। लंबे विरोध के बाद जून 2025 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस परियोजना के लिए अपना फंड वापस ले लिया। वर्तमान समय में कार्बी समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक मांग भारतीय संविधान के आर्टिकल 244A को लागू करवाना है। अभी यह क्षेत्र 6 शेड्यूल के अंतर्गत आता है, जिसके तहत उन्हें एक स्वायत्त जिला परिषद प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 244A लागू होने पर उन्हें अधिक स्वायत्तता और प्रशासनिक अधिकार मिल सकते हैं। इसी अधिकार और पहचान की मांग को लेकर उनकी मुख्य राजनीतिक लड़ाई जारी है। 2025 में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम देखने को मिला जब असम रीऑर्गेनाइजेशन कार्बी धीमांचल बिल 2025 पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य जैसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें कार्बी एंग्लोंग और दीमा हसाओ के क्षेत्र शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत क्षेत्र को अधिक प्रशासनिक अधिकार मिल सकते हैं, साथ ही अपनी अलग विधानसभा जैसी संरचना भी दी जा सकती है। इसे लंबे समय से चली आ रही कार्बी धीमांचल की मांग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा कार्बी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल बिल 2025 भी लाया गया, जिसका उद्देश्य उन कार्बी लोगों के अधिकारों और विकासों को सुनिश्चित करना है जो मुख्य पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर रहते हैं। इसका लक्ष्य पूरे कार्बी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूत करना है।
कार्बी एंगलोंग प्राकृतिक संसाधनों और सुंदरता से भरपूर क्षेत्र है, लेकिन आर्थिक विकास और बुनियादी सुविधाओं के मामले में अब भी यह असम के मैदानी इलाकों से पीछे माना जाता है। सड़क, बिजली और रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण लोगों की मुख्य आजीविका आज भी खेती पर निर्धारित है। पारंपरिक रूप से यहाँ झूम खेती, जिसे स्थानीय भाषा में रेड केनोंग कहा जाता है, प्रचलित रही है। हालांकि अब धीरे धीरे आधुनिक तरीकों, खासकर पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। 2021 से 2025 में हुए शांति समझौतों के बाद क्षेत्र के माहौल में काफी बदलाव आया है। पहले जहाँ असुरक्षा और तनाव की स्थिति रहती थी, वहीं अब अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता देखने को मिल रही है। फिर भी स्थायी शांति के लिए कुछ बड़े मुद्दों का समाधान जरूरी माना जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जमीन और पहचान का प्रश्न। स्थानीय लोग चाहते हैं कि उनकी पारंपरिक भूमि सुरक्षित रहे और उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ पर्याप्त राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार मिले। इसी कारण राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य जैसी मांग अब भी चर्चा में बनी हुई है। लोगों का मानना है कि समान विकास और अधिकार सुनिश्चित होने से ही लंबे समय से चल रहा संघर्ष समाप्त होगा। कई लोगों का विश्वास है कि यदि कार्बी एंगलोंग शांति समझौते को पूरी तरह लागू किया जाए और प्रस्तावित नए विधेयकों को आगे बढ़ाया जाए तो यह क्षेत्र स्थायी शांति, विकास और आत्मसम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। थैंक यू।